हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। तो मेरे भाई आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का, यानी भारतीय भवन से हम लोग पढ़ते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इससे पहले हम लोग इस चैप्टर के बारे में अच्छी तरह से समझ लिए थे। साथ ही साथ यहाँ से बनने वाले जितने भी अति लघुतरीय क्वेश्चन थे उसको भी हम लोग देख लिए थे। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं? थंबनेल आप देख ही रहे हैं, लघुतरीय प्रश्न उत्तर। और ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा शायद है। क्या हो, 32 क्वेश्चन है तो समय तो लगेंगे ही, लघुतरी है तो और टाइम लगेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1, चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ क्या है। देखिए कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्या कहा, चुंबकीय पदार्थ किसको कहते हैं? अब मान लीजिए हमने आपको यहाँ पर दो पदार्थ डाला, एक हमने लोहा डाला, ये क्या भाई, लोहा है। और एक हमने क्या डाल दिया, लकड़ी डाल दी। अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं, इसके पास एक चुंबक को हम लाते हैं। चुंबक जब लाएंगे तो क्या होगा, लकड़ी में चिपकेगी? बिल्कुल नहीं, लकड़ी को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगी। अगर नहीं कर रही है तो क्या है, अचुंबकीय है। और लोहा के पास लाए तो क्या हो जाएगी, आकर्षण होगा? नहीं होगा। तो इसको कहेंगे हम लोग चुंबकीय। अब कह रहा है चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, तो वैसे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होती है, यानी चुंबक में चिपकती है, उसको कहेंगे हम लोग चुंबकीय पदार्थ। जितने धातु हैं सामान्यतः चुंबकीय होते हैं, ठीक है। सामान्यतः कहेगा सर सामान्यतः क्यों, शीशा तो न चमकता है, शीशा भी धातु है लेकिन वो तो नहीं चिपकता है ना जी, तो इसीलिए सामान्यतः हमने बोला। ठीक है, लोहा है, कोबाल्ट है, निकेल है, ये सब क्या है, हमारी क्या है, चुंबकीय है। और कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होती है, उसमें चिपकती नहीं है, तो उसको कहेंगे हम लोग अचुंबकीय। जिसमें कार्बन है, प्लास्टिक है, लकड़ी है। कोई डाउट? तो क्वेश्चन क्लियर हो गया, चुंबकीय और अचुंबकीय हो गया क्लियर, समझ गया ना? अब बताएंगे तो खड़े हो जाएंगे, खड़ा होने में इतना देर लगेगा? अच्छा, जूता खोल के बैठे हुए थे का? ठीक, बताइए। एक पदार्थ मेरे पास, एल्यूमिनियम, कोई नहीं बोलेंगे, वो चुंबकीय है या अचुंबकीय है? क्या है, कस के बोलिए ना, वो नहीं सुनाई पड़ा। अचुंबकीय है ना? अरे भाई, एल्यूमिनियम तो धातु होती, चुंबक में चिपक जाती है, तो क्या होगा, वो चुंबकीय होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। यानी तस्वीर बनानी है, फोटो बनानी है, आप खुद भी बना सकते हैं। क्या करेंगे, इस तरह का एक क्षण चुंबक ले लेंगे, इसमें एक साइड लिखेंगे एन और दूसरी साइड लिखेंगे एस। अच्छा, ऐसा क्यों लिखते हैं, ये ध्रुव दर्शाती है। चुंबक के क्षेत्र दर्शाने के लिए इस तरह से हो गया, दर्शा दीजिए। ऐसे तो किताब में भी बना हुआ है, देख सकते हैं। किसी को डाउट? बस तस्वीर तो ही बनानी है, ऐसे बना भी होगा मेरे ख्याल से। हाँ देखिए, बना हुआ है भी, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है, क्लियर हो गया। तब क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, इनके प्रमुख गुण क्या है? अब देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखा तो यही तो है, दिख रहे हैं ना, इधर से ये जा रही है, इधर से ये जा रही है, हो गया चुंबकीय क्षेत्र रेखा। यानी चुंबक अपने चारों ओर प्रभाव उत्पन्न करती है, तो उसे एक डॉट रेखा से दर्शाते हैं, इसको कहेंगे हम लोग। अच्छा, आपके हाथ में एक चुंबक रहे, कील को अपनी ओर आकर्षित करती है, नहीं करती? एक कील रख देंगे, वो चुंबक रख देंगे तो वो आकर्षित करेगी। क्या उसका आकर्षण दिखाई पड़ रहा है क्या? नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन उसको दर्शाने के लिए अगर कहेगा कोई बताओ चुंबकीय प्रभाव दिखाओ, तो क्या करेंगे, वो रेखा खींचेंगे कि नहीं देखेंगे? मान लीजिए हमारे पास इस तरह का एक चुंबक था, एक चुंबक है इस प्रकार का, क्या, और एक कील यहाँ हम रख दें, कील, तो क्या इस कील को वह आकर्षित करेगी? जी बिल्कुल करेगी। तो अब करेगी, तो क्या पता चल रहा है आकर्षण?
नहीं, इसके चारों ओर इसके प्रभाव को दर्शाने के लिए एक डॉट डॉट रेखा से हम लोग क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो यही तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, क्या हो, समझ में आई बात है। चुंबक अपने चारों ओर एक प्रभाव उत्पन्न करते हैं, इसको दर्शाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, डॉट डॉट रेखा का। इसको क्या कहेंगे हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र रेखा। ये तो क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे सुपर भाई, कह रहा है इसके प्रमुख गुण क्या क्या है। तो इसके हमने पिछले कई गुण बताया था। सबसे पहली बात, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो हमेशा वक्र के रूप में होती है। वक्र का मतलब क्या, टेढ़ा ऐसे गोल करके। पहले आप तस्वीर देखिए पीछे, कैसा होती है भाई, वक्र के रूप में होती है, नंबर एक। नंबर दूसरा, चुंबक के निकट का घनत्व ज्यादा होता है, और जैसे जैसे दूर जाएंगे घनत्व क्या हो जाएगी। अच्छा ऐसा क्यों, अरे नजदीक में रहेंगे तो उसका प्रभाव ज्यादा होता है, तो इसका मतलब लकीर वहां ज्यादा होगी। जैसे जैसे दूर जाएंगे उसका प्रभाव क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो उसकी लकीर रेखाएं जो है क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूगो समझ गए। पहला क्या समझे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा क्या होती है, वक्र होती है। दूसरा क्या देखे, चुंबक के निकट घनत्व ज्यादा होगी, जैसे जैसे दूर जाएंगे उसका घनत्व क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और तीसरा आपने क्या देखा था कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को पार नहीं करती, काटती नहीं। हो गया, ये तीन को याद रखिएगा, काम चल जाएगा। कोई डाउट, आप समझे, क्या समझे बताइए हमें, बोलिए तो। स्टैंड अप। अब देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। आप आपसे कोई पूछ दे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं, क्या जवाब दीजिएगा। चुंबक अपने चारों ओर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है, इसे दर्शाने के लिए एक डॉट रेखा का उपयोग करते हैं, तो वह कहलाती है चुंबकीय क्षेत्र रेखा, क्षेत्र रेखा। ठीक है, अगर ये डॉट रेखा ना होती तो क्या इसके प्रभाव को देखा जा सकता था, क्या पता चल जाता, न जाता। तो समझ गए, एक नंबर। अब इसके क्या क्या गुण होते हैं सो बता दीजिए आप, इसके क्या क्या गुण हैं वो बता दीजिए। तो पहली बात अगर देखेंगे तो ये कैसा दिखाई पड़ती है, वक्र के रूप में, चुंबकीय क्षेत्र रेखा का पहला गुण। अच्छा दूसरा आपने क्या देखा कि ध्रुव के पास घनत्व ज्यादा है, जैसे जैसे गए हैं तो घनत्व क्या हो गई है, कम गई है, नहीं गई है। देखिए यहाँ पर खूब घना सा लग रहा है, जाने के बाद कम हो गया है। तो तीसरा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं। हो गया क्लियर, चलिए बैठ जाएंगे। देखिए हर एक क्वेश्चन को समझ लीजिए, अच्छा रहेगा, समझने के बाद लॉन्ग टाइम याद रहता है। नंबर नेक्स्ट, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। अब बताएंगे कि क्यों प्रतिच्छेद नहीं करती है। यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो उस बिंदु पर सुई दो दिशाओं की ओर संकेत करेगी, जो संभव नहीं है। अतः ये क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। नहीं समझे, लिखा हुआ पर लेकिन नहीं, ऐसे नहीं समझेंगे, हम उसको थोड़ा सा तस्वीर से समझते हैं। देखिए ये चुंबक ये है भाई, और एक चुंबक ये है, ये एन है, ये एस है, ये एस है, और ये एन है। हो गया, मान लीजिए अगर इसको हम इस तरह से अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखा दर्शा दें, इसका अपना ये रेखा है, इसका भी अपना कोई प्रभाव होगा। चलिए अब समझते हैं गौर करके, दोनों को अगर हम पास लाएंगे तो दोनों में समान आवेश होगा। दोनों में क्या आवेश होगा, समान होगा। और जैसे ही समान होगा तो जैसे नजदीक लाएंगे तो दोनों में क्या उत्पन्न होगी, प्रतिकर्षण होगी। क्या होगी, प्रतिकर्षण। इसीलिए ये एक दूसरे को क्या करती है, पार नहीं करती, काटती नहीं है। ठीक है, समझे बात को। जैसे फिर समझते हैं इसको, चित्र टेबल पर हम लोग देखे थे, याद होगा आपको। एक टेबल लिए थे, एक छड़ यहाँ से ऐसे करके प्रवेश कर दिए थे, याद आ रहा होगा। फिर क्या किए थे, यहाँ पर हम लोग कुछ बुरादे छिड़क दिए थे, तो ये ऐसे आ गया था, इसके ऐसे आ गया था। इस एक दूसरे को क्यों नहीं काटी, क्योंकि इसमें भी आवेश था और इसमें भी आवेश था। कहने का अर्थ है दोनों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया, तो दोनों में एक जैसा आवेश था, सेम आवेश। और समान आवेश में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो इसमें भी आवेश और इसमें भी समान आवेश, तो प्रतिकर्षण होने के कारण जैसे इसको हम नजदीक लाएंगे तो ये अपने आप ऑटोमेटिक क्या होने लगेगी, कम नहीं लगेगी। इसको अगर थोड़ा सा हम और आगे बढ़ा देते तो ये यहाँ ना रह के यहाँ भाग आती, पीछे हो जाती, समझे।
यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षण करती है, इसीलिए काटती। क्या हम लोग चैप्टर में समझे थे कि दो चुंबक ले लिए थे, ऐसे करके उसको ले गए थे नजदीक में, ले गए थे, खूब ताकत लगे थे। अब सोच रहे थे इसको सटा देंगे, लेकिन सटते के समय एनाग हो जाता, टेढ़ा हो जाता है का। अब फिर छोड़ा के इसको, फिर ताकत लगाए, दोनों दिन पकड़ के रख लेते। अब आ ना, तबियो ना होगा, इन्ना हो जाएगा। क्या होता है कि नहीं होता, गौर करके देखिएगा, कभी नहीं सटता है। आप खूब ताकत लगे रहिएगा ना, खूब धैले रहिएगा, तभियो नहीं सटेगा वो, थोड़ा मोड़ा टेढ़ मेढ़ हो ही जाता है। इसका मतलब है कि प्रतिकर्षण। सेम यही कहानी समझिए उसको ऐसे। तो लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में समान आवेश होने के कारण जब एक दूसरे के नजदीक आती है तो प्रतिकर्षित होती है, इसीलिए वह एक दूसरे को पार नहीं करती या नहीं काटती है। किसी को डाउट? चलिए आप, आवाज ठीक हुआ है ना? हाँ चलिए, नहीं हमारा माइक का खराब हो गया। देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र रेखा खींचना है तो वो कैसा होगा? तो क्षेत्रीय समांतर होगी और एक दूसरे के बराबर दूरी पर, समांतर और बराबर दूरी पर। जैसे कहेगा सर नहीं समझे, तो चलिए फिगर पर हम क्या बनाए यहीं से देख लेते हैं। अच्छा देखिए, ये आपको नहीं लग रहा, अगर यहाँ से गौर करके देखा जाए लाइन से, तो समांतर लग रही है लाइन में सीधा, और गौर करके देखिएगा तो ये जो है मतलब एक दूसरे को पार भी नहीं करती है। ये अपनी लाइन में चल रही है, 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 नहीं चल रही है। अब समझ में आई बातें? तो समान क्षेत्रीय रेखा अगर दर्शाना होगा तो एक दूसरे को क्या होगी? समांतर और बराबर। हो गया? चलिए बस यही लिखना था आपको। हाँ तो और क्या करेंगे, फिर से। एक समान चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होगी? तो लिखेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाली जो रेखाएं होगी एक दूसरे के समांतर होगी और बराबर होगी। विदाउट फिगर बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, फिगर बना के दर्शा दीजिए। नेक्स्ट, सीधी धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होगी? तो सीधी धारा, ये मान लीजिए ऐसे है, ये सीधा या टेढ़ा है भाई? इसको सीधे ना बोलेंगे। अच्छा, अगर इसमें करंट डालेंगे विद्युत, तो करंट के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगी, तो कैसा होगी? अच्छा, इसको अगर हम इस फिगर को हम ऐसे, ओहो, इस फिगर को हम ऐसे बना दूं और ऐसे बना दूं, ऐसे बना दूं, यानी ऐसे बना दूं, तो ये क्या होगी? इसको वृत्ताकार बोलते हैं, नहीं कहते हैं? कैसा बोलेंगे हम लोग? हाँ, तो क्या देख रहे थे कि ये हुआ सीधी रेखा, ये क्या हो गया? इसके चारों ओर क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र। अच्छा, इसी चीज को हम यहाँ बना दिए, तो अगर कोई इसको देखेगा तो क्या कहेगा? ये वृत्त है ना। अच्छा, इसका मतलब हुआ सीधी रेखा के चारों ओर कैसन चुंबकीय क्षेत्र? वृत्ताकार। हो गया, बात खत्म। वही तो लिखना है, सीधी धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? वृत्ताकार होती है। अब समझ गए ना? सकेंद्री वृत्ताकार माने एक केंद्र वाला। नहीं समझे इस चीज को? नहीं समझे? अच्छा कोई बात नहीं, इसको फिर समझा दें आपको। देखिए बुआ जी, ये रेख क्या है? ये सीधी रेखा है। अच्छा, आज चुंबकीय क्षेत्र केवल एगो तो नहीं होगा ऐसे, इसका मतलब है दो गो हो गया, तीन गो हो गया, ऐसे ना होगा जी, ऐसे ना होगा। एगो थोड़ी रहता है, रेखा कई गो रहता है ना। अच्छा, इस चीज को बना दें, ये हो गया। एक करे वो केंद्र होगा, ये हो गया सकेंद्री, नहीं हुआ? माने कई वृत्त के केंद्र एगो, तो वही तो लिखे हैं, सकेंद्री वृत्तों के पैटर्न में होगी, यानी कि ऐसा होगी। कोई दिक्कत, वृत्ताकार लिख सकते हैं आप। समझ में आ गई बात? अब चलिए बहुत अच्छा। अब आगे पढ़िए, देखिए सुनिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में, क्वेश्चन है बड़ी, वो पूछता है क्वेश्चन, अब बड़ा आसान है। मेज के तल में परे तार वृत्ताकार पास में दक्षिणावर्त विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। दक्षिण, देखिए तो क्या लिखा हुआ है, हस्त है, हस्त, वही तो गड़बड़ है। हस्त अंगूठा नियम का लागू करके पास के भीतर बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। बताइए क्या होगा?
अच्छा ठीक है, मान लीजिए हम ऐसे बैठल है, टेबल हुआ लगल है कि नहीं? तो अगर मेज को अगर समझे ऐसे कि इधर दक्षिण है इधर उत्तर है, आ ई तार ऐसे प्रवेश कर गया बीचे बीचे तरे तरे। अच्छा, तो ई मान लीजिए एगो टेबल बना लीजिए, ई खम्मा हो गया है कि नहीं? अच्छा, दिशा दे देते हैं इधर उत्तर, इधर दे देते हैं दक्षिण। हो गया? गौर करिएगा, समझिएगा थोड़ा सा चित्र से। एक त्वरे त्वरे एगो तार में से हम प्रवेश कर दिए, आ रहा है। तो करंट अभी इधर से इधर आ रही है, तो करंट आएगी तो चुंबक उत्पन्न होगा, तो तार के चारों ओर होगा ना जी। तो ऐसे होगा, ये ना होगा जी, ऐसे ना होगा जी। अच्छा, तो ये हुआ, सुनिए सुनिए, तो ये ऊपर हुआ, आई हो गया, ऐसा रहेगा तो ऊपर रहेगा तो टेबल के ऊपर नहीं कहेंगे ये ऊपर है, ये क्या है। अच्छा, अब तो समझ गए बात को ना? क्या समझे कि अगर तार में धारा दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण रहेगा तो चुंबकीय क्षेत्र ऊपर से नीचे। ये हम चैप्टर में समझाए थे कि तार अगर ऐसे रहेगा तो धारा अगर उत्तर दक्षिण जा रहा है या पूरब पश्चिम जा रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, ऊपर नीचे। अगर सीधा हो जाएगा तो कैसन होगा, वृत्ताकार। अभी सीधा में वृत्ताकार है भाई, सौम्य के लाइन धर लेती है क्या? अब समझ गए ना? क्वेश्चन हमसे क्या पूछा कि अगर टेबल के नीचे यानी मेज के नीचे कोई दक्षिण धारा की दिशा अगर बह रही है तार में, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो कह देंगे भैया ऊपर नीचे होगी। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं, ये वही चीज का तस्वीर हम बना दिए थे, चलते हैं आगे। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम लिखें। मैक्सवेल का दक्षिण याद है? बोलिए बोलिए, क्या है ये? किसी धारावाही तार को इस तरह बंद मुट्ठी में लंबत पकड़ते हैं तो अंगूठा शेष उंगलियां, हो गया मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। हो गया? फिर से देखिए, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम लिखें। यही चीज को फिर अथवा करके पूछा है, किसी धारावाही सीधे चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए जो नियम है उसका नाम लिखिए। फिर उसका मतलब नहीं समझे, ये क्वेश्चन ऊपर दिया तो आंसर नीचे दिया है, इसी को फिर क्वेश्चन दिया है, इसी का आंसर ऊपर दिया है। देखिए, किसी धारावाही सीधे चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, हो गया, जानने के लिए किसका उपयोग? तो मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम का उपयोग। क्या? अगर दिमाग लगाइए तो एकदम समझ में आ जाएगा। देखिए, किसी धारावाही सीधे चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जानने के लिए किसका उपयोग? मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। अच्छा, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम क्या था कि किसी धारावाही सीधे चालक को अगर बंद मुट्ठी में हम लोग इस तरह पकड़ते हैं कि अंगूठा धारा की दिशा बतलावे, उससे अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र दर्शाए। कोई डाउट? याद रहेगा ना सब कुछ? याद रखिएगा, ठीक है? अच्छा, एक प्रणालिका का स्वच्छ नामांकित चित्र, ऐसे तो हम बना ही दिए होंगे लेकिन फिर भी देख लीजिए, ये क्या है? प्रणालिका है। अच्छा, ये नहीं समझे तो हम ऐसे बना लेते हैं अपना अपना सिस्टम से। देखो भाई, कैसे बनाएंगे? सीधा वही खींचेंगे, लग रहा है ऊपर जा रहा है ना? अब हो गया? अब ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इस तरह से बना देंगे। ये बना देने से बुझाता है पाइप है, नली है नहीं? कुछ बच्चा ऐसे करके मुंह मिला देता है ना करके सीधा, तो नहीं लगता है, नहीं लगता है। अच्छा ठीक है, अब क्या करेंगे, इस पर हम लोग विद्युत धारावाही तार को ऐसे लपेट देंगे। लपटल दिखाई पड़ेगा। अब देखिए ऐसे ऐसे पूरा घस दीजिएगा तब नहीं लगेगा, तो लगेगा ऊपर से नागर रख दिया है। ऐसे में लग रहा है कि पीछे वाला राउंड जो है दिखाई। अच्छा ठीक है, हो गया। एगो स्विच भी लगा दीजिएगा, ठीक रहेगा, करंट मारेगा तो बंद कर देंगे।
हो गया? किसी को डाउट? ये तो परिनालिका हो गया, लेकिन इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी आप दर्शा सकते हैं, नहीं दर्शाएगा तो कोई बात, क्योंकि देखिए परिनालिका का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना तो बन गया, हो गया। अभी लिख देंगे, इसका नाम लिख देंगे कांच की नली। आप सुनिए ना, ये लिख देंगे हम लोग धारा वाही तार। हाँ, यहाँ लिख देंगे हम लोग बैटरी। ये हो गया स्विच। उम्मीद है आप लोगों को बनाना आ गया होगा। किसी को दिक्कत? परिनालिका का फोटो तो बनाना है, अब इतना अगर नहीं आवे तो बेकार है पढ़ना। हो गया क्लियर? आएगा क्यों नहीं भाई, ऐसे थोड़ी हम मूर्ख हैं। ये सब बात नहीं करिए, हम सब लोगों को बुलाते हैं, एक ही बात नहीं बोलिए, रोज बुलाते हैं, सब दिन बुलाते हैं। सरस्वती पूजा में पूजा होता है ना भाई, सामाजिक स्तरों से होता है। आप लोग चंदा देते हैं ना देते हैं, फिर भी हम कहते हैं कि आप भी आइए, अपने इष्ट मित्रों के साथ आइए, सबको हम निमंत्रण देते हैं, ऐसी बात नहीं है। आइए किताब की ओर। सुनेंगे राजू भाई, परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है? क्या आप किसी क्षण चुंबक की सहायता से किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तर ध्रुव दक्षिणी ध्रुव का निर्धारण कर सकते हैं? सुनिए, अभी आप परिनालिका देखे थे, ये परिनालिका देखे? किसी को डाउट? ऐसा हम बना लिया। तो परिनालिका कैसे चुंबक की भांति काम करती है? तो परिनालिका में जब विद्युत धारा देते हैं तो विद्युत धारा के कारण वो चुंबक की तरह व्यवहार करना। अगर हमसे कोई पूछे कि परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है, तो क्या बोलेंगे? अरे परिनालिका में जब विद्युत धारा देते हैं तभी ना चुंबक की तरह व्यवहार करेगी। अच्छा, इसका धारा अगर करंट अगर बंद कर दे, यहाँ से बैटरी को हम छोड़ा दें, स्विच को बंद कर दें, तो क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगी? नहीं करेगी। तब तो एगो हो जाएगा प्लास्टिक, लकड़ी, चाहे कांच, जो भी होगा, ऊपर से एगो तांबा का तार लपटल हुआ। परिनालिका नहीं हुआ तब, जब उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होती है तब परिनालिका। तो हमसे क्वेश्चन क्या कहा, देखिए परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है? तो लिखेंगे जब परिनालिका में विद्युत धारा दी जाती है तो विद्युत धारा के कारण वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, अर्थात वह चुंबक की भांति व्यवहार करती। क्लियर? अच्छा, अब नेक्स्ट बात क्या कह रहा है हमसे कि क्या किसी क्षण चुंबक की सहायता से विद्युत धारावाही परिनालिका के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव निर्धारित कर सकते हैं? अब गौर करके देखिए आप, इसमें एन और एस तो ऐसे लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। क्या आप अगर लिखा हुआ न हो तो क्या क्षण चुंबक एगो दे दें आपको, तो क्या बता सकते हैं कि इसका नॉर्थ कौन है और साउथ कौन है? बताइए कैसे करें? हमारे पास एगो प्रणालिका दिया और हमने आपको बस एक यंत्र दिया है कि बउआ जी, हम आपकी सहायता के लिए एक क्षण चुंबक आपको हम दे देते हैं। क्षण चुंबक है ये क्या मेरा? अब तुम इसके प्रयोग की सहायता से, अगर तुम सहायता ले सकते हो तो इसकी सहायता ले सकती हो। तो बताओ, इसका बता सकते हैं कि कौन नॉर्थ है कौन साउथ है? इसकी कैसे? बोलिए, जो याद है बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। अरे कुछ नहीं भाई, अब इसको पकड़ेंगे क्षण चुंबक को, हाथ से मत पकड़िएगा, करंट लग जाएगी। कोई विद्युत रोधी पदार्थ से ले लेंगे। हाँ हाँ सुनिए, इसको एन को ले जाएंगे पास में, एक छोर पर ले जाएंगे। अगर आकर्षण हो गई तो वो उसका धन ध्रुव है। अगर एन को ले जाएंगे, अगर आकर्षण हो गई मतलब विकर्षण हुई, नॉर्थ साइड है। हम जानते हैं कि समान ध्रुवों में क्या होती है? प्रतिकर्षण। अगर ये एन को यहाँ ले जाते तो या तो हमारा क्षण चुंबक भागता या प्रणालिका खुसकने लगती। अच्छा यार, ये एन को ले गए हैं, खुसक रही है, विकर्षण हो रही है, इसका मतलब ये एन साइड होगा, यानी नॉर्थ साइड हो गया। कैसे निकल गया? अच्छा, मान लीजिए अगर ये ले जाते, आकर्षण हो जाती, मैंने दोनों, मतलब हमारा हाथ वाला भी लगता कि खींच रहा है अपनी तरफ, वैसे करके ना, ये भी आ रहा है हमारी तरफ, दौड़ दौड़ रहा है, घुसुक रहा है। इसका मतलब है कि यस होगा, क्योंकि जानते हैं कि आकर्षण तो तबे होगी जब दोनों भिन्न भिन्न पोल होगी, यानी एक नॉर्थ होगी और एक साउथ होगी। परिणालिका का निकल गया। अगर ये साउथ है तो ये तो अपने आप एन होगी, अगर ये एन होगी तो अपने आप ये क्या होगी? साउथ होगी। क्योंकि सुनिए सुनिए, एक साउथ होती है, नॉर्थ होती है, काट को तो आप अलग कर ही नहीं सकते हैं। क्षण चुंबक को अलग किया जा सकता है ध्रुवों को?
बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। तो जब इसको आप अलग नहीं कर सकते, इसका मतलब एगो एन और एगो एस तो होगा ही। आप कैसे जानेंगे कौन एन और कौन एस? एन वाले को ले जाते हैं पास में, अगर आकर्षण हो गया तो समझ जाएंगे कि वो साउथ ध्रुव है, यानी कि दक्षिणी ध्रुव है। अगर एन वाले को ले गए, अगर प्रतिकर्षण हो गया, समझ जाएंगे नॉर्थ पोल है। कोई डाउट? समझे? इतनी को बात आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा था। दृष्टि समझी? लेवल है यार। अच्छा चलिए, देखिए एक कह रहा है नहीं समझी। अच्छा ठीक है, अभी नेटवर्क में नहीं थी ना, थोड़ा सा पेठिया पर आई थी ना, वो गरम गरम बड़ी खा के, इसीलिए। सुनिए, अब इसको पास यहाँ ले जाइए। क्या लिखेंगे? लिखेंगे क्षर चुंबक के नॉर्थ ध्रुव को हम परिनालिका के पास ले जाएंगे। क्षर चुंबक के नॉर्थ ध्रुव को, यानी उत्तरी ध्रुव को परिनालिका के पास ले जाएंगे। अगर परिनालिका प्रतिकर्षित हो रही है, माने दूर हट रही है, इसका मतलब है कि परिनालिका का भी ये उत्तरी ध्रुव ही होगी, क्योंकि समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण हो रही है, तो ये नॉर्थ ध्रुव होगी। अगर वो आकर्षित हो रही है, इसका मतलब वो साउथ ध्रुव होगी। इस तरह से हम उसके ध्रुवों का निर्धारण कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11, विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में क्या अंतर है? कोई बताएंगे हमें? विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में सिंपल एकदम, रीजन इसे देखिए, सुनिए सुनिए सुनिए, एगो ये लिए कौन सी है बताइए? तने अच्छा से नहीं बनाया है। इसके अंदर एगो लगा दिए थे, कौन सी? कुमकुम कह रही थी रोटी बनाने वाला है ना? अच्छा, ये हो गया परिनालिका, भीतर हो गया नर्म लोहे के क्रोड। क्लियर? इसको हम करंट में जोड़ देंगे। जोड़ दिए? अभी ये जो क्रोड है वो चुंबक की भांति काम करेगी, तो इसको कहेंगे विद्युत चुंबक। क्या बोलेंगे हम लोग? विद्युत चुंबक। क्लियर है? एगो ले लिए स्टार डीजे वाला ई स्पीकर, ये भी एक प्रकार का क्या भाई? चुंबक है। हो गया? अच्छा, इसमें जब तक करंट रहेगी तभी तक विद्युत चुंबक काम करेगी, धाराबंद चुंबक खत्म ना। लेकिन इसको रतिया में हो, दिन में हो, जखन ये मन होगा बिछौने पर बैठ के खेलने लगेंगे, चुंबक करते रहेगा, काम नहीं करते रहेगा। मतलब क्या समझे कि विद्युत चुंबक में जब तक विद्युत धारा रहेगी चुंबक की भांति व्यवहार करेगी, और अस्थाई चुंबक हमेशा चुंबकत्व गुण प्रदर्शित करती, मानी वो हमेशा चुंबक की तरह काम करेगी। लेकिन ई हमेशा चुंबक की तरह काम नहीं करेगी। कब करेगी? जब धारा देंगे तब। धारा बंद, चुंबक का भांति बात व्यवहार करना बंद। तब हो जाएगा सीधे, तब हो जाएगी सीधे नरम लोहा। धारा बंद हो जाएगी तो, धारा देंगे तो चुंबक की भांति। समझे? तो दोनों में अंतर समझ गए ना? फिर से लिखेंगे, अस्थाई चुंबक हमेशा चुंबकत्व गुण प्रदर्शित करती है, यानी हमेशा चुंबक की तरह काम करती है। और अस्थाई चुंबक जा विद्युत चुंबक जब विद्युत धारा देंगे तो चुंबक की भांति व्यवहार करेगी, धारा बंद, चुंबक की भांति व्यवहार करना बंद। अंतर समझ में आ गई बातें? समझे? चलिए नेक्स्ट नंबर आगे। विद्युतीय चुंबक में नर्म लोहे का क्रोड का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? अभी चुंबक जो हम लोग बना रहे थे विद्युत चुंबक, ये प्रणालिका के भीतर जो अभी हम लोग दिए थे, अभी जस्ट अभी फोटो आपने देखा था, ऐसा एक प्रणालिका थी और इसके भीतर हमने क्या दिया था? एक नर्म लोहे का क्रोड प्रयोग किए थे। तो उस दिन ये पूछ दी थी कि भाई सर जी आप बार बार एक ही चीज बोलते हैं कि नर्म लोहा का क्रोड, नर्म लोहा का क्रोड। ये नर्म लोहा ही का है? कह देते कामधेनु वाला ने, जिंदल वाला नहीं, टाटा टिस्कॉन का लोहा। ई नरम लोहा ही काहे बोलते हैं पैसा? काहे प्रयोग करते हैं बताएंगे? इसलिए क्योंकि इसको विद्युत धारा देंगे चुंबक की भांति व्यवहार करना शुरू, विद्युत धारा बंद, चुंबक की भांति व्यवहार करना बंद। अर्थात ये आसानी से चुंबकित और विचुंबकित किया जा सकता है। समझ में आई बातें? क्या लिखेंगे? नर्म लोहा को आसानी से चुंबकित और विचुंबकित किया जा सकता, इसीलिए विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहे के क्रोड का इस्तेमाल किया जाता। कोई दिक्कत? क्यों करते हैं?
आसानी से चुंबकित और विचुंबकित किया जा सकता। चलिए, हाँ वो भी, और बात तो वही ना जी, और बोलिए चाहे बी बोलिए, बात क्या है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखे और समझाइए। फिर उसी चीज को लिखा है, यदि चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक के लंबत हो तो चालक पर लगे हुए बल की दिशा कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसी का कैसे प्राप्त करेंगे, तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से प्राप्त करेंगे। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन में आंसर बात छुपल है। देखिए क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक के लंबत हो तो चालक पर लगे बल की दिशा कैसे प्राप्त करेंगे, तो यहाँ से लिख देंगे फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से प्राप्त करेंगे। निचल का कहते हैं आंसर हो गया क्लियर। देखिए पूछ रहा फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। फादर मदर, याद आया, फादर से फोर्स बल, मदर से मैग्नेट चुंबकीय क्षेत्र, सी से चाइल्ड करंट धारा। अभी तीनों को लिख देना है दर्शा के। क्या लिखेंगे, फ्लेमिंग साहब ने अपने बाएं हाथ के 3 उंगलियां, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस तरह लंबत फैलाया और कहा कि नहीं, यहाँ से, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दर्शावे, मध्यमा धारा की दिशा दर्शाए, तो अंगूठा बल की दिशा को दर्शाती है। अंगूठा वाला बाद में लिखना है क्योंकि वही तो निकालना है आंसर ही कोई। अब यहीं से नहीं लिख दीजिएगा अंगूठा बल की दिशा दर्शाती है तो मध्यमा धारा की दिशा, तब फेल हो जाएगा, काम नहीं हो जाएगा। यहाँ से शुरू करना है, या तो यहाँ से शुरू करिए। क्या लिखेंगे, मध्यमा धारा की दिशा, तर्जनी तो अंगूठा बल की दिशा को दर्शाती है। आराम से, बाया है तो बल, बाया है तो बल, नहीं हो। अभी इतना एकदम आसान तरीके से समझा दिया गया है, फिर भी अगर याद ना रहेगा खोपिए ना छुड़ा जाएगा बाद में। चलिए सुनिए, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम हो गए क्लियर ना, बस परिभाषा लिखना है केवल। नेक्स्ट, मान लीजिए आप किसी कमरे में अपनी पीठ को किसी एक दीवार से लगाकर बैठे, कोई इलेक्ट्रॉन पुंज आपके पीछे से दीवार के सामने वाली दीवार की ओर क्षैतिज गमन करती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। यही होगा, यही होगा, किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आपके बाईं ओर अपेक्षित तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, वही तो पूछ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। कोई बता सकते हैं हम लोग, नहीं समझे बात को। जैसे देखिए ये समझिए वो दीवार हमारा, हम ऐसे कुर्सी दिया, हम लोग ऐसे बैठ गए, बैठ गए, क्या पता नहीं दरख्ता को हमसे कौन सी की दुश्मनी थी। अच्छा नहीं खिलाए शरीफ खाओ इसीलिए तनखा चाटिए लेते, तनखा दिक्कत है। चलिए ध्यान दीजिए तो नहीं खाना ठीक है, नहीं खाइए, तनखा चाट लेते मन खुश हो जाता। चलिए आगे किताब को सुनिए, तो ये क्या की, इधर से क्या कर दी, एगो इधर से दीवार में करंट ऐसे भेज दी, इधर से इधर क्षैतिज। देखिए एगो लंबत होती है ये उदग्र, हेलो, ये क्या है, लंबत है, लेकिन ऐसे कर देंगे तो क्या हो गई, क्षैतिज हो गई। तो ये क्षैतिज दिशा में भेज दी, हम ऐसे बैठले थे, ये पीछे वाला तार में करंट दे दी। अच्छा सुनिए, तो इसका मतलब है कि करंट दी है तो करंट इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, इसी दिशा में चलेगी जी, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे होगी, ऐसे नहीं ना होगी जी, इसको क्या बोलेंगे, ऊपर नीचे क्या होगी, हो गया। यही तो पूछ रहा था, कह रहा है कि अगर तार अगर क्षैतिज है तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा हो गया। तो और क्या करना था, लिखेंगे ऐसे कि अगर तार क्षैतिज दिशा में है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्षैतिज दिशा में हो रही है, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उदग्र होगी, यानी ऊपर नीचे होगी। बात खत्म, समझ में आई बात है। देखिए क्वेश्चन को इसी चीज को वहां पर भी पूछा था मेज में, कि उसमें कह दिया कि दक्षिण दिशा में जा रही है, तो जाए ऊपर होगा चुंबक। अभी कह रहा है कि उसी चीज को ऐसे नहीं कहा, कहा कि क्षैतिज दिशा में जा रही, माने कि परल रेखा है, तो परल रेखा है तक चुंबकीय क्षेत्र खड़ी होगी। बात खत्म। चलिए ये समझ गए। नेक्स्ट, अब आगे सुनिएगा, यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो यहाँ सब्जेक्टिव है ना, वहाँ ऑब्जेक्टिव में पूछता है। क्या कह रहा है, कोई विद्युत रोधी तांबे के तार की कुंडली को गैल्वेनोमीटर में संजोत, क्या होगा यदि क्षण चुंबक कुंडली में धकेला जाए, कुंडली के भीतर बाहर खींचा जाए, कुंडली के भीतर स्थिर रखा जाए। नहीं समझे बात को। देखिए वो बनाए थे आपको, ऐसे चित्र होगा आपको याद आ रहा होगा, पढ़े थे हम लोग तब की बारी।
नहीं हुआ, नहीं हुआ, चित्र नहीं हुआ। अच्छा नहीं रे, एस्पिरिंग वायु हो गया। ये क्या हो गया हमारा भाई, पर अथी एक एस्पिरिंग है यानी विद्युत धारा। ये क्या लगा दिए, गैल्वेनोमीटर। क्लियर। आज ई रख लेते हैं, इसको समझिए एक चुंबक है या कुछ भी। आज इसको हम अगर तेजी से धक्का दें क्या होगा, दिक यानी कि विक्षोभ हुआ। और निकाल लेंगे तो चिक, विक्षोभ हुआ। अगर लगले अंदर में छोड़ देते तब कुछ नहीं होगा। नहीं समझे बात को। इन हम देखे थे, हमारे बगल में एक बहुत दिन पहले वो मिस्त्री उस्त्री थे, बिजली बिजली का काम करते थे, उनका नाम था कयूमचा। हम लोग उनको कहते थे कयूमचा कयूमचा, है ना। वो हमारे एक बगल में पड़ोसी हैं, उनका बेटा का नाम था अंसारुल जी, फारूक जी, सब थे, है ना। तो बगल में हमारे यहाँ दुकान खोले हुए थे, यहाँ पर बगल में। तो एगो उपकरण खराब हो गया था ना। देखिए, ये बच्चा के दादाजी का नाम है, ये कह रहे कि लगता है सुना सुना नाम है। कैसी लड़की है। चलिए आइए किताब की ओर। सुनिए, तो देखे होंगे बिजली मिस्त्री की या मोबाइल के मिस्त्री के यहाँ कि एगो रहता है इतना वो कठरा का रहेगा, प्लेट लगेले, पठरा ऐसे रहेगा, ऐसे। सुनिए, ऊ में एगो रहता है मीटर लागल, देखे होंगे ऐसे, ऐसे मीटर लगल रहता है क्या। ऊ में से दूगो रहेगा तार निकलल। मोबाइल को खोल देगा, दोनों तार को ऐसे करके सटाएगा, कांटा हिला, इसका मतलब इसमें कहीं करंट उरेंट नहीं है। अब यहाँ सटाएगा, अब हिला, हाँ, इसका मतलब यहाँ तक धारा ठीक है। फिर दूसरा सटाएगा, अब यहाँ पर है, हाँ यहाँ पर भी ठीक है, यहाँ धारा आ रहा है। 10 जगह सटावेगा, 10 जगह में 9 जगह हिल गया, एक जगह नहीं हिला, इसका मतलब है यहीं पर फॉल्ट है, यही गड़बड़ है, इसी में करंट नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है। ये नहीं हिल रहा है, इसका मतलब करंट नहीं आ रहा है। मिस्त्री को देखिएगा, दुनू रख ले रहेगा, ऐसे करके पकड़ ले रहेगा, और दुनू कनेक्टी लगाएगा, दोनों एक लगाएगा, हिला, इसका मतलब ये गड़बड़ी है। अच्छा अब इसमें, हाँ दोनों में लगाएगा, हिला तो हाँ हिल गया, तो इसका मतलब ये ठीक है। समझे बात को, ऐसे लगाएगा, समझिए। हाँ, आदमी में नहीं, मशीन की बात करें वहां पर रेडियो आर में। समझे। तो अब देखिए वो कैसे पकड़े कि 8 जगह लगाए, 10 जगह लगाए, तो 6 जगह काम किया, तार हिल हिल गया है। ये जो लगी हुई कांटा है वो गैल्वेनोमीटर ही है, वो हिल गया, हिल गया तो इसका मतलब है उसमें धारा जा रहा है। अगर नहीं हिला इसका मतलब धारा नहीं जा रहा है। समझे बात को। जहां से नहीं जा रहा उस तार को खोल खाल करेंगे, सोल्डिंग वोल्डिंग करके देखेंगे, नहीं होगा तो जो पार्ट होगा उसको बदल के देखेंगे, धारा आना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि अगर हम विद्युत तार को ले जाएंगे, यानी कि उसमें धारावाही तार को ले जाएंगे तो विक्षोभ उत्पन्न होगी, बाहर निकालेंगे तो भी विक्षोभ उत्पन्न होगी। लेकिन अगर लगा हुआ छोड़ देंगे, वही तार को अगर छोड़ देते वहीं पर, तब विक्षोभ उत्पन्न नहीं होगी। तब तो जैसे कांटा है, अगर गिर गया तो गिर ले रह जाएगी, उठा लेता उठले रह जाएगी। समझे बात को। तो यही आपसे पूछेगा, कुंडली के भीतर धकेला जाए तो विक्षोभ उत्पन्न होगी, कुंडली के भीतर से बाहर खींचा जाए तो विक्षोभ उत्पन्न होगी, अगर कुंडली के भीतर अगर लगा के छोड़ दिया जाए तो बिल्कुल विक्षोभ नहीं होगी। समझे। कोई डाउट। मनीषा अंदर आओ। नेक्स्ट। अंदर आके बैठ जाओ। चलिए मेरे ब्रदर आ जाइए फिर अपने बैक में। क्वेश्चन क्या कहता है सुनना मेरे भाई। यदि दो वृत्ताकार कुंडली, सुनिएगा, दो वृत्ताकार कुंडली ए तथा बी एक दूसरे के निकट स्थित है, यदि कुंडली ए में विद्युत धारा में कोई परिवर्तन कर दे तो क्या कुंडली बी में कोई विद्युतीय धारा प्रेरित होगी। कारण लिखिए। क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए आप लोग, क्वेश्चन नहीं समझ में आया एक बार पढ़ लीजिए, समझ में आ जाना चाहिए।
पढ़ लिए सब लोग? नहीं पढ़े? अच्छा चलिए देखिए, ऐसे तो क्या क्या लिखा हुआ हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम समझते हैं इसको। क्वेश्चन को पहले समझते हैं क्या। जब तक क्वेश्चन ही नहीं समझेंगे तो आंसरवा कहाँ से देंगे हम। क्वेश्चन क्या कहा कि बउआ रे, ये हमारा एगो दीवार है, कोई दिक्कत? राजू भाई, अगर किससे बतियाना है तो बाहर जाके बैठ जाइए, बतिया लीजिए। क्या पढ़ने में मन नहीं लगता है क्या? नहीं समझते हैं क्वेश्चन? चुपिएगा तो ना। अच्छा, ए यहाँ है और बी यहाँ है, दो कुंडली है। अच्छा, तो स्वाभाविक सी बात होगा कि रे भाई कुंडली है तो इसमें तो चुंबक अपना होगा कि नहीं होगा, चुंबकीय क्षेत्र, इसका भी चुंबकीय क्षेत्र होगा। हो गया? कोई डाउट? अच्छा, अब कह रहा है कि देखिए दो वृत्ताकार कुंडली ए और बी एक दूसरे के निकट स्थित है, माने दोनों पास पास में है। यदि कुंडली ए की विद्युत धारा में कोई परिवर्तन कर दें, अगर इसके धारा में परिवर्तन कर दें तो क्या इसके धारा में भी परिवर्तन होगी? अगर इसके मान लो, अगर सपोज दैट समझो कि इलेक्ट्रॉन इसमें इस दिशा में चल रही थी, अगर हम इसकी धारा को बदल देते, धारा को अब इधर कर देते, उल्टा कर देते, तो क्या इसके धारा में कोई परिवर्तन हो सकता है क्या? इसमें कुछ परिवर्तन होगा? अगर होगा तो क्यों होगा, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? चलिए तो लिखेंगे ऐसे कि हाँ इसके धारा में भी परिवर्तन होगी। ठीक है, कह रहा है परिवर्तन करे तो क्या कुंडली बी में कोई विद्युत धारा प्रेरित होगी? तो बिल्कुल होगी। अब क्या कारण? तो हम जानते हैं कि अगर पास में है तो इसका चुंबकीय प्रभाव इस पर भी पड़ेगा, चुंबकीय प्रभाव इस पर भी पड़ेगा। ठीक है, और जैसे प्रभाव पड़ेगा तो इसकी धारा भी क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ठीक है, फिर से प्रश्न में क्या कहा कि दोनों एक पास पास में है। ठीक है, एगो नजदीक में तो एगो नजदीक में है। अगर इसमें धारा परिवर्तन करेंगे तो इस पर इसका प्रभाव इस पर पड़ेगा, तो इसके भी धारा में क्या हो जाएंगे, परिवर्तन हो जाएंगे। तो आंसर क्या लिखेंगे? लिखेंगे यहाँ कुंडली ए और बी पास में है, अगर ए के धारा में परिवर्तन करेंगे तो उसके कारण उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगी, यही चुंबकीय प्रभाव कुंडली बी पर डालेगी, कुंडली, तो उसके धारा में भी परिवर्तन हो सकते हैं या उस पर भी प्रभाव पड़ सकती है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट नंबर। अब आगे फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम लिखिए। अब फिर से आ जाइए, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम ऐसे ना, फ्लेमिंग साहब अपने दाएं हाथ की 3 उंगलियां, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को इस तरह लंबत फैलाए, ध्यान रखेंगे। ये हो गया अंगूठा, ये तर्जनी और मध्यमा। अच्छा, ये दो को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अनामिका, इसको कहते हैं कनिष्ठा। फिर से अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा। ठीक है ना, तो ये तीन को तो आपको याद ही होगा। ये कनिष्ठा माने कनगुड़िया, ये दोनों को नहीं जानते थे, तो आप जान गए तर्जनी, आई बच गया अनामिका। चलिए छोड़िए। अच्छा ठीक है, आई किताब की ओर देखिए, कितना याद रहता है, ममानी पर तो पूरा ध्यान रहता है। तो 3 उंगली लिए, कौन कौन? अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा किसको बताएगी? धारा। तर्जनी तो ये गति, बस ध्यान रखना है, सेम सेम है इसमें। मध्यमा, तर्जनी, अंगूठा, अंगूठा, गति। ये बल, बाया में बल तो इनमें गति, बस खत्म कहानी। दाया में गति, इतना तो याद ही रखना है, बस हो गया। कोई दिक्कत? फिर से मध्यमा धारा की दिशा, तर्जनी तो अंगूठा। नेक्स्ट नंबर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, प्रयोग द्वारा स्पष्ट करिए। सेम सेम अभी अभी जो बनाए थे आप, याद होगा कि कोई मान लीजिए एक धारावाहिक कुंडली है, कुंडली है, इसमें क्या लगा दिए गो, गैल्वेनोमीटर। इसके पास ले जाते हैं हम लोग एक धारावाही तार को, जैसे ले जाएंगे या चुंबक को ले जाएंगे तो क्या उत्पन्न होगी इसमें, विक्षोभ। इसी घटना को कहते हैं विद्युत चुंबकीय। कोई दिक्कत? अगर आपसे कोई पूछे बउआ, अच्छा बताइए विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, है ना, लिख देंगे कि देखिए सर, एक गैल्वेनोमीटर युक्त कोई यंत्र होगा, उपकरण होगा, गैल्वेनोमीटर लगी कोई उपकरण होगी,
उसमें हम लोग अगर विद्युत वाही तार को शीघ्रता से यानी तेजी से प्रवेश करेंगे तो गैल्वेनोमीटर में विक्षोभ उत्पन्न हो जाएगी। अगर तार को हम वापस निकालेंगे तेजी से तो विक्षोभ उत्पन्न होगी। तो इसी घटना को कहते हैं हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण। हो गया? परिभाषा ही समझा के लिखना था, प्रयोग दर्शा देंगे, फोटो बना देंगे, हो गया आंसर। तो और क्या, तनी सुंदर से बनाइएगा, तनी इता तनी हल्का हल्का में बन जाता है जल्दीबाजी में। चलिए इतना क्लियर हो गया ना सब बच्चों को। अब आ जाइए विद्युत मोटर में विभक्त बल्ले की क्या भूमिका है। विद्युत मोटर में हमने एक चीज लगाया था, विभक्त बल्ले लगाया था। अच्छा, इसकी क्या भूमिका, माने इसका क्या उपयोग, क्यों लगाते हैं हम लोग विभक्त बल्ले? तब विभक्त बल्ले का तब वो एक काम है धारा को बदलना। ए बी को बीसी में, बीसी को नहीं समझे बात को, समझे आप? नहीं याद है आपको? देखिए ऐसे बनाए थे, अभी तुरंत याद हो जाएगा, 1 सेकेंड में याद हो जाएगा। जब हम हैं तो चिंता करने की क्या बात, क्या गम है। अच्छा ये क्या है बताइए भाई मेरे? ये चुंबक है, लेकिन कौन चुंबक है? ये नाल चुंबक है। अच्छा इसका नाम नाल चुंबक काहे रखा गया? ना 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 ना, ये घोड़ा के नाल है। घोड़ा में नाल इसने ठोकाता है परिया में, तभी वो चलता है सड़क पर, समझे? अच्छा ये घोड़ा के नाल जैसन है। आपको याद होगा कि सर जी क्या किए थे, वो तार हेने से हेने लगा दिए थे, लगाए थे ना। तो एक बार कहे थे कि अगर मान लो करंट इधर से इधर जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे उत्पन्न होगी, और अगर इसी में धारा को इधर उल्टा कर दिया जाए तो करंट इधर से इधर आएगी। सुनिए, एक बार इधर से गई इधर, एक इधर से आई इधर। ये जो बदल रही है किसके कारण? हो गया विभक्त बल्ले के कारण। अब याद आया? ये जो बदल रहा है ना, इधर से उधर गई, उधर से इधर आई, इधर से उधर गई, और इसी कारण ना वो नाचती है जी, वो प्लेटफॉर्म जो नाच रहा था। एक इशारा में समझ जाते आप। है, देखिए देखिए, भूकंप ला दी बात है, शरीर तन का उजनगर है। लाइए नहीं गिरेगा, आप छोड़ दीजिए, बाद में रख दीजिएगा। आ जाइए किताब की ओर, देखिए यही लगाए थे ना। सुनिए आ जाइए किताब की ओर, यही लगाए थे। सुनो, तो ये क्या हुआ, सुनिए सुनिए, ये ऐसे दिए, ये करिकवी वाली जो थी ये प्रेस मारे, लड़की वाली इधर से इसको प्रेस मारी, इससे इससे क्या होने लगी थी, घूमने। फिर ये अब आई तो लड़की वाली इसको, करिकवी इसको प्रेस मारी, और लड़की इसको प्रेस मारी। नहीं जी, अरे ऐसे समझिए, ई करंट इसको मारी ना भाई प्रेस, तब प्रेस मारने के कारण ये क्या होने लगी, नाचने लगी। तो ये जो धारा बदल रहा है किसके कारण बदल रहा है? विभक्त बल्ले के कारण। तो आप तो समझ गए ना विभक्त बल्ले का क्या काम। विभक्त बल्ले का क्या, धारा को बदलना, जिसके कारण आर्मेचर घूमने लगती है। हो गया विद्युत मोटर। चलिए फिर से अब आ जाए क्वेश्चन पर। विद्युत मोटर में विभक्त बल्ले का क्या काम? विद्युत मोटर में विभक्त बल्ले का काम है धारा की दिशा को बदल देती है, जिसके कारण आर्मेचर घूर्णन करने लगती है। हो गया काम खत्म इसका, हो गया भूमिका। किसी को डाउट? समझे बुआ जी? विभक्त बल्ले का क्या काम? धारा की दिशा को बदल देना, जिसके कारण आर्मेचर घूमने लगती। आंसर कैसे लिखेंगे? लिखेंगे विद्युत मोटर में विभक्त बल्ले की भूमिका है कि धारा को बदल देती है, यानी एक बी को धारा को सी डी कर देती है, सी डी को ए बी कर देती है। वहां पर ऐसे करके लिखेंगे, जिसके कारण उसमें लगी आर्मेचर तेजी से घूर्णन करने लगती है, अर्थात आर्मेचर को घुमाने के लिए विद्युत विभक्त बल्ले का उपयोग किया जाता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन है यहाँ पर जो रंगीन हमने नहीं कर पाया, शायद भूल गया। विद्युत धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर स्पष्ट करिए। आप फोटो बना लीजिए, अंतर हो गया नहीं समझे? एक ऐसे गई, सीधे सीधे जा रही है, इसमें इलेक्ट्रॉन जा रही है बना के, एगो ऐसे जा रही थी, लेकिन इसमें हमने देखा ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, इसमें भी करंटे जा रही है, इलेक्ट्रॉन ही जा रही है। अब अंतर समझ गए ना? जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एक ही दिशा में हो तो उसे कहेंगे हम लोग दिश धारा।
और जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह शीर्ष और गर्त के रूप में, ऊपर और नीचे के रूप में दिशा बदलते हुए चलेगी, तो उसको कहेंगे हम लोग प्रत्यावर्ती धारा। फिर से, जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एक ही दिशा में चलेगी तो उसको कहेंगे दिश धारा। जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऊपर नीचे शीर्ष और गर्त के रूप में दिशा बदलते हुए चलेगी तो उसको कहेंगे हम लोग प्रत्यावर्ती धारा। दिश धारा ज्यादा खतरनाक नहीं होती है, प्रत्यावर्ती ज्यादा खतरनाक। नहीं बताए थे, बैटरी में अगर सड़ जाइएगा उतना ज्यादा आपको झटका नहीं लगेगा। क्या पहले तो लगता ही नहीं है, अगर लग भी जाए तो थोड़ा मोड़ा लगेगा, कोई ज्यादा आपको हानि। लेकिन प्रत्यावर्ती में अगर सट गए तो क्या हुआ था, अब अभी सट के हम ना दिखाएंगे, नहीं तो हमारा कुमकुम रोने लगती है ना, जिसको लग जाता है कि सर जी चल गए शायद ना, वो दिन ना रोने लगी थी, आंखों से आंसू आ रहा था इसको, इसको लगा कि चलिए मेरे भाई, तो कहने का अर्थ है कि धारा की दिशा बदलेगा तो प्रत्यावर्ती, इसका मतलब है कि ये ज्यादा खतरनाक है। दिश धारा में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, फोटो बना देंगे तो नहीं हो जाएगा क्लियर, लिख देंगे इतना। चलिए, तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आप लोग तनी देख लीजिए, हम सुनेंगे तब आगे चलेंगे। चलिए मेरे भाई, अब 21 क्वेश्चन ना, देखो क्या है। निम्नलिखित की दिशा को निर्धारित करने वाले नियम, ऐ सुनिए, अगर आप विद्युत मिस्त्री हैं, अगर आपको कोई चीज ज्ञात करनी हो तो किस नियम का प्रयोग करेंगे? कौन चीज ज्ञात करना है भाई? नंबर 1 सुनिएगा, किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखा, अगर इसको जानना है तो कौन नियम लाएंगे? दक्षिण हस्त नियम। हो गया। कह रहा है कि अगर धारावाही तार है और उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है, इस बात को अगर जानना होगा तो कौन नियम का प्रयोग करेंगे? हो गया। अच्छा, दूसरा, किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत स्थित विद्युत धारा सीधे चालक पर आरोपित बल, अगर बल जानना हो तो किसका उपयोग? वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग का। अच्छा, अब कह रहा है कि प्रेरित धारा की दिशा यानी गति की दिशा, फ्लेमिंग का हो गया, बात खत्म। तो यही तो लिखना था, पहला में मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, दूसरा में फ्लेमिंग के वाम, तब चलिए बहुत अच्छा। अब आगे, मेन लाइन में अतिभारण लघु पतन कैसे उत्पन्न होता है? तो हम लोग बताए थे कि अपने घर में हम लोग कितना विद्युत लेते हैं? 220 वोल्ट, लेकिन ये चेंज हो रहा है वो कहां से? ट्रांसफार्मर तर से, अदिति के घर के पास से, और ट्रांसफार्मर क्या हो गया अचानक खराब, तो डायरेक्ट हो गया 11,000 अपने घर में, नहीं हो गया? इसी को कहते हैं अति भारण, यानी जब धारा का मान अचानक ज्यादा हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? नहीं, जैसे गौरी पर लोड करने का क्षमता है 17 क्विंटल, आप लोड कर दिए 30 क्विंटल, उलट गया, उस दिन देखे थे आप, ये लोग नहीं देखिए, रात में उल्टा था ना, शाम में उलट गया, टेम्पू उलट गया, टंगरी ऊपर हो गया था, नहीं हमारा नहीं था जी ध्यान दीजिए। तो कहने का मतलब यही तो अति भारण है कि आवश्यकता से आपने क्या दे दिया। हाँ, तो ज्यादा रसगुल्ला नहीं खाइएगा आवश्यकता से ज्यादा, तब रहेगा नाच में तो आप खाने में नहीं लगे रहे। सुनिए, तो अति भारण समझ गए, जब आवश्यकता से अधिक मात्रा में धारा प्रवाहित होने लगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अच्छा, लघु पथन क्या कहते कि जब ऋण ध्रुव धन ध्रुव के तार को हम लोग जोड़े, लेकिन उसको ना कोई विद्युत रोधी तार से, उसको मतलब टेप से उसको मारे नहीं, खुले छोड़ दिए, अचानक क्या हो गया दोनों? तो धारा बहुत ज्यादा हो गया, अब प्रतिरोध शून्य, शून्य प्रतिरोध, इसको कहते हैं हम लोग लघु पथन। हो गया। अतिभारण समझ गए, लघु पथन जब आवश्यकता से ज्यादा, जितनी मात्रा में विद्युत धारा चाहिए उससे ज्यादा हो गया तो अतिभारण, ऋण ध्रुव धन ध्रुव सट गया तो, अब इतनी बात तो याद हो ही जाना चाहिए मेरे ख्याल से, फटाफट। धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों को भूसंपर्कित क्यों जरूरी है? देखिए, प्रश्न कह रहा है कि धातु के आवरण वाले साधित्रों को भू संपर्कित करना क्यों जरूरी है? अच्छा, कभी देखे हैं ना, आपके जो बड़े बड़े मस्जिद हैं उसके ऊपर चांद तारे बने होते हैं, वो छड़ में लगा के बांध दिया जाता है, हम लोग भी मंदिर के ऊपर लगा दिए है, ऊपर में त्रिशूल लगा दिए झंडा लटकावे खातिर, भोला बाबा के मंदिर में देखिए बड़का बड़ा मंदिर में ऊपर में लगेले रहता है। अच्छा, ये ऐसा क्या करता है?
ना 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 ना, देखिए होता क्या है कि अगर त्वरित आएगी यानी ठनका ठनकेगी और ऊपर बिजली गिर जाएगी तब मकान ध्वस्त हो जाएगा। मान लीजिए जैसी बिल्डिंग है ना, ऊंचा है, तो मान लीजिए ई पर अगर गिर जाएगी तो छत फट जाएगा, ध्वस्त हो सकता है, गिर भी सकता है, इतनी तेजी से वेग से आती है। तो हम ऊपर में छोर लगेले हैं, आएगी वो करंट धरती में चल जाएगी, पता नहीं चलेगा कि छत पर गिरा है कि नहीं गिरा है। तो उसको काहे लगाए ऊपर में कि वो धारा को कहाँ ले जाएगी। अच्छा, तो इसी तरह से कोई उपकरण हम लोग आते हैं, जैसे कूलर लगाए, एसी लगाए, तो उसमें से एगो तार निकाल के कहाँ लगा दिए हैं, भूमि में। काहे लगी कि जैसे भी अचानक विद्युत धारा लघु पतन हो जाए या अतिभारण हो जाए, तो वो भू संपर्कित तार का क्या काम, उपकरण से पूछ लेता है पहले ही, तोरा कितना चाहिए, तो 220, तो 220 रख लो, ज्यादा जो है उसको हम ले जाते हैं कहाँ, हो गया। यानी उपकरण को जलने से बचाने के लिए भू संपर्कित करना जरूरी है। कोई दिक्कत, क्या लिखेंगे, धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों को भू संपर्कित करना इसलिए जरूरी है कि कभी अतिभारण हो जाए या कभी लघु पतन हो जाए तो अतिरिक्त धारा को वह भूमि में ले जाएगी और उपकरण को जलने से, एनी डाउट्स, बहुत सुंदर। नेक्स्ट नंबर, बहुत से विद्युत उपकरण परिपथ भू संपर्क में होते हैं, इसका क्या कारण है, तो यही कारण है कि कभी अतिरिक्त विद्युत धारा आ जाती है तो उपकरण जलने की खतरा रहती है, तो इससे बचने के लिए हम उसको कहाँ लगाते हैं, भू संपर्क लगाते हैं। ऐसे ऐसे तो हम लोग यहाँ लगाते नहीं है, ठीक है सर जी, तो हम लोग क्यों नहीं लगाते हैं, आपके दिमाग में आता होगा ना, आपके दिमाग में आता होगा कि हम तो कहीं पर लगे भी नहीं किए कहीं घर में, कोई बताएंगे क्यों नहीं लगाते हैं, आप लोगों के घर में लगा हुआ क्या, एगो तार घर में से निकाल के उधर लगा दिया गया होगा साइड में धरती में, किसी के घर में नहीं लगा हुआ है। देखिए इसलिए नहीं लगाया गया कि इसका मैंने लगा दिया, जहाँ ट्रांसफार्मर है ना, वो ट्रांसफार्मर ही लगने को लगाया है, आर्थिंग लगाया है, समझ रहे हैं ना। तो हमको अभी लगाने की जरूरत, पहले हम लोग लगाते थे, इसे 10-15 साल पहले, 10 साल पहले की बात होती थी, तो हम लोग ना लगाते थे, इसमें जो आया है ना, तो गर्म और ठंडा दोनों आया है, ये मेन में तार, समझे, तो आप वहां से खींचते हैं तो दूगो खींचते हैं आप, तब आके जलता होगा, दूगो वहां से तार आया होगा, तब जलता है बोर्ड में। पहले होता था एक नक्सी लटकाते थे, एगो धरती में हम लोग लगा लेते थे अपने, तब भू संपर्कित हम ही कर लेते थे, लेकिन अब वो ट्रांसफार्मर के पास कर दिया गया है, तो दोनों काम वही है, हमको लगाने की जरूरत नहीं है, समझे बात को। चलिए छोड़िए, उस पढ़ना है विद्युत उपकरण को हम लोग क्यों लगाते हैं धरातल में भू संपर्कित, क्योंकि कभी भी अगर अतिभारण हो जाए या लघु पतन हो जाए तो उपकरण जलने का खतरा बना रहता है, तो इससे बचने के लिए हम लोग उसे भू संपर्कित करके रखते हैं, धारा आती है, धारा चली जाती है भू संपर्क में, उपकरण जलने से। नेक्स्ट नंबर, घरों की वायरिंग में 2 भिन्न एम्पियर के परिपथ का उपयोग देख लिए, कहे थे याद है, एगो मोटका तार एगो पतर का तार, काहे प्रयोग किया गया, भिन्न एम्पियर के परिपथ को क्यों लगाते हैं, तो लिखेंगे घरों में कुछ ऐसे उपकरण हैं जो कम विद्युत परिपथ में काम करती है, तो कम विद्युत धारा में काम करती है, तो उसके लिए हम लोग 5 एम्पियर का उपकरण तार का उपयोग, जो ज्यादा वोल्टेज लेती है जैसे कूलर है, एसी है ना, तो ऐसी स्थिति मोटर है, तो उसको चलने के लिए हम लोग 15 एम्पियर वाली तार का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं समझ गए ना, कि कुछ ज्यादा वाला है और कुछ कम को चलने के लिए कम वाला का उपयोग, और ज्यादा चलने वाले के लिए, जैसे देखिए ये पंखा वाले चलने के लिए देखिए ना, तो पतला पतला तार नहीं लगे है, फिर भी चल रहा है। अब मोटर वहां लगा हुआ है देखेंगे, तो मोटर को चलने के लिए एकदम बड़का हैवी तार लगे हैं, क्या नीचे दुकान में मशीन चलता है वो वाला पैकिंग वाला मशीन, तो जानते हैं वो साधारण हम अपने से मिस्त्री किए, साधारण बोर्ड ठोक दिए, एगो तार खींच के यहाँ जो जहाँ पर कंप्यूटर लगाते हैं वहां पर एगो बोर्ड में लगा दिए, यहाँ से तार वहां गया और मशीन का देखिएगा जाके एना के शुक्रा दिया पूरा गोल के, लड़का सब जो कर रहा था पैकिंग देखा, बोला सर जी देखिए ना, वो एकदम पूरा टेढ़ हो गया ऐसे करके, जा 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 कर आ गया, इधर वाला एगो अलगे प्लग खराब हो गया, एगो उधर वाला अलगे गल गया, फिर मिस्त्री को बुलाए, पूरा एम्पियर वाला तार जो है मेन से बोर्ड को खोल के मेन से अंदर से खींच के तब वहां दिए है, अब मशीन चलता है 2-2 घंटा 3-3 घंटा चलता है, कोई टेंशन नहीं रहता। अच्छा ऐसा काहे किए, तो ज्यादा पावर वाले को चलने के लिए ज्यादा एम्पियर,
कम पावर को चलने के लिए। तो वही तो पूछ रहा है कि घरों के वायरिंग में दो भिन्न एम्पियर के परिपथ का उपयोग क्यों करते हैं। तो अब समझ गए ना कि ज्यादा पावर वाली उपकरण को चलने के लिए ज्यादा परिपथ वाले एम्पियर तार की, कम पावर वाले उपकरण के लिए कम एम्पियर तार का उपयोग। चलिए बहुत अच्छा, इतना समझ गए सब लोग। घरों में विद्युत परिपथ विद्युत उपकरण समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, ऐसा क्यों। देखिए समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं। तो पहली बात, सभी को समान मात्रा में विद्युत धारा मिले, इसलिए कौन जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। दूसरा नंबर, समांतर क्रम में जोड़ने पर एक परिपथ खराब हो जाता है तो दूसरा परिपथ तीसरा परिपथ बचा रहता है, सब एक साथ खराब नहीं, समझे बात को। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग लगा दिए, तो यहाँ पर एगो परिपथ तैयार किए, फिर अगले कमरे में यहीं से पंखा से या बल्ब से खींच के ले गए हैं, फिर अगले में उसमें खींच के ले गए, उसको ले खींच के ले गए। तो अगर मान लीजिए ई परिपथ खराब हो जाएगा तो यहाँ के बाद जितना है सब ना खराब हो जाएगा, इस श्रेणी क्रम हुआ। लेकिन यहाँ से मेन बोर्ड से यहाँ दिए हैं, मेन बोर्ड से वहां दिए हैं, मेन बोर्ड से वहां दिए हैं, नहीं दिए हैं। तो एगो अगर ई खराब होगा लेकिन वो दोनों क्या रहेगा, भी जिंदा रहेगा, नहीं रहेगा। मतलब कहने का अर्थ है कि हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं ताकि एक परिपथ अगर बाधित हो जाएगी तो दूसरी तीसरी परिपथ जिंदा रहेगी, बची रहेगी, खराब नहीं होगी, एक साथ सब खराब नहीं होगी। लेकिन दूसरा कारण कि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर एक उपकरण के बाद दूसरे उपकरण को, दूसरे के बाद तीसरे को, उत्तरोत्तर जैसे जैसे दूर जाएंगे धारा कमती जाएगी, लेकिन समांतर क्रम में जोड़ने पर सबको एक जैसी विद्युत धारा मिलती है। कोई डाउट। तो इसीलिए हम लोग किस क्रम में जोड़ेंगे। चलिए आगे, विद्युत परिपथ को अतिभारण लघुपथन से कैसे सुरक्षित किया जा सकता है। आपके घर में बराबर रहता है वोल्टेज, हुक चाक हुक चाक हुक चाक, तो क्या लगाएंगे, घर में कभी वोल्टेज बढ़ जाता है कभी कम जाता है, तो क्या लगाएंगे सुरक्षा के लिए, दो गो चीज है, एगो फ्यूज और भूतार, अभी नहीं बताया है। लिखेंगे अतिभारण या लघु पतन से बचने के लिए किसका उपयोग, फ्यूज का या भूतार का उपयोग करेंगे। हो गया। जैसे ही वोल्टेज ज्यादा आएगी या तो फ्यूज तार पिघल जाएगी ना, अगर वो पिघली तो जो बच गया भूतार उसको कहाँ ले जाएगी, उपकरण को जलने से क्या करेगी। अच्छा ठीक है, इतना तो समझ ही गए आप लोग। आगे, विद्युत मिस्त्री विद्युत परिपथ का कार्य करते समय रबर के दस्ताने और जूते क्यों पहनते हैं। देखिए हम गए थे वहां सराय रंजन में, तो विद्युत मिस्त्री था, वो हाथ में वो इस तरह को प्लास्टिक वाला पहनने था, कौन चीज रबर वाला ऐसे करके, पैरों में देखे तो उसको रबर वाला इतने को जूता पहन था। हम बोले भैया ये काहे ला पहनना है, दिक्कत ना होता है। नहीं पूछते हैं सर जी आप, अगर मान लीजिए हम विद्युत मिस्त्री हैं, पेचकस से कस रहे थे, उसको कस रहे थे, कहीं हाथ से स्लिप कर गया, या हो सकता है कि जल्दीबाजी में तो हाथ से धरा गया, ऐसे करके कसना हाथ से शुरू कर देने होता है, पिला सर काम नहीं करता है, हाथ से नचाना शुरू कर देते हैं। अब तब क्या होगा, कहीं गलती से या तारे को कट्टल उठल है पैर पर गया, उठा के तो पटक देगा हमको। तो वह बच्चे खातिर हम लोग क्या पहनते हैं कि अगर गलती से भी अगर टच हो गया तो हमको कुछ, अच्छा रबर की मिस्त्री, अच्छी सॉरी, विद्युत मिस्त्री रबर के दस्ताने और जूते क्यों पहनते हैं, अगर गलती से भी, देखिए जान के तो करेगा ही नहीं, अगर गलती से भी उसकी हाथ विद्युत धारा में अगर सड़ जाती है तो उसे झटका ना लगे, इसलिए वो रबर के दस्ताने और जूते पहनते। नेक्स्ट नंबर, विद्युत परिपथ और साधितों में सामान्यतः उपयोग होने वाले दो सुरक्षा के उपाय, तभी जस्ट तो बताएं सुरक्षा के कितने उपाय, कौन कौन, विद्युत फ्यूज और भूतार। 2 kW माने किलोवाट शक्ति अनुमतांक का एक विद्युत तंदूर किसी घरेलू विद्युत परिपथ 220 के प्रचलित माने प्रचालित किया जाता है, जिसका विद्युत धारा अनुमतांक 5 एम्पियर है। तो आप परिणाम की अपेक्षा करते हैं, स्पष्ट कीजिए, मैंने उसमें कितनी विद्युत धारा उत्पन्न होगी। तो बस देखिए यहाँ लिखा हुआ है विद्युत तंदूर की शक्ति यानी कितना 2 के, अब वोल्टेज कितना है 220 है कि 200 है, ये गलती लिखा गया शायद, यहाँ लिखना है 220 हो गया। तो अब कहता है उसमें कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, आई बराबर पी बट्टा भी, दो 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 के डब्ल्यू है तो 2000 डब्ल्यू हो गया बट्टा 220, काट पीट कर दीजिए, हो गया आंसर। कितना लिख देंगे हम लोग 9.09 एम्पियर की धारा प्रवाहित, लिख लेंगे ना, बस इतना लिखना ही तो है। चलिए नेक्स्ट नंबर, घरेलू विद्युत परिपथ में अतिभारण से बचने के लिए क्या सावधानी है।
तो एक के बाद को 3 बार पूछा, क्या सावधानी बताइए? भूतार का उपयोग करेंगे या? अच्छा, इसमें क्या होता है बताइए कि जैसे अतिभारण होगी, ज्यादा विद्युत धारा आएगी, फ्यूज तार क्या हो जाएगी? उपकरण जलने से। या भूतार क्या करेगी? अतिरिक्त विद्युत धारा को कहां लेके भाग जाएगी? बस बस। फ्यूज तार विद्युत परिपथ में क्यों लगाए जाते हैं? देखिए देखिए, फ्यूज तार क्यों लगाए जाते हैं, फिर से पूछा। इसका मतलब समझ रहे हैं ना? बड़ा VVI है। 4 बार पूछने का मतलब क्या? दोहरा दोहरा के पूछ रहा है, इसका मतलब क्या? कि बड़ा VVI है। तो आपसे पूछेगा कि विद्युत उपकरण मतलब विद्युत परिपथ में फ्यूज तार क्यों लगाते हैं? तो सुरक्षा की दृष्टि से। जैसे अतिभारण हो जाए या लघु पतन हो जाए तो फ्यूज तार गल जाएगी, उपकरण जलने से। किसी को दिक्कत? चलिए, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। शायद 32 क्वेश्चन ही है, बस गाइड आ गया है। तो आज के लिए इतने ही। अच्छा, इतने क्वेश्चन में किसी को दिक्कत समझने में क्या? हमको तो लग रहा है कि अगर आप सिर्फ ध्यान से देखे होंगे, सुने होंगे, अब आपको बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, तो चलिए इतने ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।